हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एफआई यूजीपी सेमेस्टर 2 सेशन 2022 से 26 वालों के लिए CC6 यानी ग्लोबल सिटीजनशिप एडुकेशन का काफ़ी VVI MCQ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर, ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। तो एक नंबर में हमारा है आज का जो टॉपिक होगा वह CC6 यानी ग्लोबल सिटीजनशिप एडुकेशन के बारे में होगा। दूसरा पॉइंट हमारा है CC6 का मतलब होता है कॉमन कोर 6 यानी कॉमन कोर 6 के अंतर्गत आपको ग्लोबल सिटीजनशिप एडुकेशन पढ़ना होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है इसमें आपको टोटल मार्क्स 100 मिलेगा, यानी इसमें आपको अधिक से अधिक 100 मार्क्स मिल सकता है। चौथा पॉइंट हमारा है इंटरनल एग्ज़ाम। 100 मार्क्स में आपको 25 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेगा, इसी को इंटरनल एग्ज़ाम कहते हैं। पाँचवा नंबर में हमारा है एक्सटर्नल एग्ज़ाम। 25 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा और 75 मार्क्स आपको एग्जाम लिख कर लाना पड़ेगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। जो छठा पॉइंट हमारा है वह होगा MCQ यानी ग्लोबल सिटीजनशिप एडुकेशन में आपका MC टाइप क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपका प्रत्येक प्रश्न रहेगा 3-3 मार्क्स का और कुल आपका 25 प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से आपका 75 मार्क्स हो जाएगा। तो यह था सिलेबस के बारे में। अब हम लोग चलते हैं इसके VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो यहाँ आपको ग्लोबल सिटीजनशिप एडुकेशन का काफ़ी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से ग्लोबल सिटीजनशिप एडुकेशन में आपका पहला पॉइंट ग्लोबल गवर्नेंस है यानी वैश्विक शासन है। तो इसी से रिलेटेड मैंने बहुत से VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाया है। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न हमारा है वैश्विक शासन की शुरुआत कब से मानी जाती है, यानी वैश्विक शासन की शुरुआत कब से हुई है। ऑप्शन नंबर A में हमारा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, B नंबर में है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, C नंबर में है अमेरिकी गृह युद्ध के बाद से और D नंबर में इसमें से कोई नहीं। तो वैश्विक शासन का जो आरंभ है यानी शुरुआत है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। तो इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से मैंने बहुत VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाया है जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है निम्न में से कौन वैश्विक शासन का प्रमुख है। A नंबर में है फ्रांस, B नंबर में है ब्रिटेन, C नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका, D नंबर में है चीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ही वैश्विक शासन का प्रमुख है, यानी जो भी निर्णय लेगा संयुक्त राज्य अमेरिका वह संपूर्ण विश्व को मानना पड़ेगा। तो यह दूसरा प्रश्न था, इसको नोट कर लीजिए। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है वैश्विक शासन में सम्मिलित होते हैं। कहने का मतलब है वैश्विक शासन में क्या शामिल है। A नंबर में है स्थानीय स्तर के मुद्दे, B नंबर में है राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, C नंबर में है वैश्विक स्तर के मुद्दे और D नंबर में है इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, वैश्विक स्तर के मुद्दे। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग। चौथा क्वेश्चन हमारा है इसमें से कौन वैश्विक शासन की प्रमुख संस्थान है। A नंबर में है ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, B नंबर में है IPCC यानी इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, C नंबर में है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन और D नंबर में है इसमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। कहने का मतलब है इसमें जितने भी संस्थाएं हैं ICC, IPCC, WTO ये सभी वैश्विक संस्थाएं हैं, यानी वैश्विक शासन को चलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, इसमें से सभी। तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन वैश्विक स्तर के मुद्दे हैं। A नंबर में है भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, B नंबर में है जलवायु परिवर्तन, C नंबर में ओजोन परत का क्षय, D नंबर में है इसमें से सभी। तो वैश्विक स्तर के मुद्दे हैं इसमें से सभी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। यानी भूमंडलीय तापन कहने का मतलब है यह वैश्विक मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन होता है तो यह पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है तो यह भी वैश्विक मुद्दा है, और ओजोन परत का क्षय होता है तो यह भी वैश्विक स्तर का मुद्दा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है, इसमें से सभी। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है वैश्विक शासन किसके लिए होता है। तो आपको बताना है कि वैश्विक शासन किसके लिए हो सकता है। A नंबर में है केवल एक गांव के लिए, B नंबर में है केवल एक राज्य के लिए, C नंबर में है केवल एक देश के लिए और D नंबर में है संपूर्ण विश्व के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, संपूर्ण विश्व के लिए। यानी वैसा शासन जो संपूर्ण विश्व के लिए है वैश्विक शासन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग।
6 नंबर का प्रश्न है वैश्विक शासन क्यों आवश्यक है। ए नंबर में है आतंकवाद को रोकने के लिए, बी नंबर में है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, सी नंबर में है विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए, डी नंबर में है उपयुक्त में सभी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी के लिए। यानी जो वैश्विक शासन होता है वह आतंकवाद को रोकने के लिए भी हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए भी होता है और विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए भी होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हम लोग 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारा है ग्लोबल गवर्नेंस का अर्थ है। तो आपको बताना कि ग्लोबल गवर्नेंस का अर्थ क्या है, यानी वैश्विक शासन का अर्थ क्या है। ए नंबर में है वह कानून जो केवल एक राज्य के लिए हो, वह कानून व्यवस्था जो एक राष्ट्र के लिए हो, वह कानून व्यवस्था जो संपूर्ण विश्व के लिए हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कानून व्यवस्था जो संपूर्ण विश्व के लिए हो। तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है वैश्विक शासन में दुनिया के विकासशील देशों को किसके द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है। ए नंबर में है संयुक्त राष्ट्र, बी नंबर में विश्व बैंक, सी नंबर में है विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी नंबर में है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। यानी विश्व बैंक ही अन्य विकासशील देशों को, यानी विश्व के सभी विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वैश्विक संस्था का एक उदाहरण है। तो आपको बताना है कि वैश्विक संस्था का उदाहरण कौन है। ए नंबर में है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी नंबर में है IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन, सी नंबर में है दोनों और डी नंबर में है इसमें से कोई नहीं। तो जो एक वैश्विक संस्थान है वह है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 10 नंबर का प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय महासभा किस संगठन का मुख्य निकाय है। तो ए नंबर में है यूनेस्को, बी नंबर में है विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी नंबर में संयुक्त राष्ट्र, डी नंबर में है विश्व बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। यानी अंतर्राष्ट्रीय महासभा का जो मुख्य संगठन है वह संयुक्त राष्ट्र है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर का प्रश्न है किस घटना के बाद से वैश्विक शासन का आरंभ माना जाता है। ए नंबर में है अमेरिकी गृह युद्ध, बी नंबर में है फ्रांसीसी युद्ध, सी नंबर में है शीत युद्ध और डी नंबर में है इसमें से कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध। वैश्विक शासन का जो आरंभ माना जाता है वह शीत युद्ध के बाद ही से माना जाता है और कहीं कहीं आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से मिलेगा। तो वैश्विक शासन का जो आरंभ हुआ है वह शीत युद्ध के बाद से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। ए नंबर में है जेनेवा में यानी स्विट्जरलैंड, बी नंबर में है पेरिस यानी फ्रांस, सी नंबर में न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी नंबर में है लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न है WTO का पूरा नाम क्या है। तो ए नंबर में है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, बी नंबर में है वर्ल्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, सी नंबर में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी नंबर में है इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर का प्रश्न है वैश्विक शासन का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको बताना है कि वैश्विक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए नंबर में है आपातकालीन स्थितियों के निदान, बी नंबर में है आत्मनिर्भरता की प्रोत्साहन, सी नंबर में है विश्वव्यापी सुरक्षा सुनिश्चित करना, डी नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वव्यापी सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है ICC का फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि जो ICC का फुल फॉर्म है वह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है वैश्विक शासन में राष्ट्रीयता और सुवर्ण नियंत्रण के मुद्दों पर कौन सी संगठनें कार्रवाई करती है। ए नंबर में है विश्व व्यापार संगठन, बी नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय महासभा, सी नंबर में है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, डी नंबर में है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है वैश्विक शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था।
तो आपको बताना है कि वैश्विक शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था। तो यह प्रश्न मैंने पहले भी बता दिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? ए नंबर में है 1950 को, बी नंबर में 1857 को, सी नंबर में है 2000 को, डी नंबर में है 1945 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945 को, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 19 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने वैश्विक शासन शब्द का प्रयोग किया था? ए नंबर में है गांधी जी, बी नंबर में है जेम्स रोसेनाओ, सी नंबर में है नेल्सन मंडेला, डी नंबर में है अल्फ्रेड वेगनर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स रोसेनाओ, यानी जेम्स रोसेनाओ ने ही सर्वप्रथम वैश्विक शासन शब्द का प्रयोग किया था। तो इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ए नंबर में है 1995 को, बी नंबर में है 1498 को, सी नंबर में है 1945 को और डी नंबर में है 1999 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर हम लोग। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, यानी ग्लोबल गवर्नेंस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग ग्लोबल सिटीजनशिप में दूसरा टॉपिक देखेंगे, ग्लोबल सिटीजनशिप यानी वैश्विक नागरिकता। तो इससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न होगा उससे मैंने मतलब काफ़ी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट किया है, आप भी नोट कर लीजिए जल्दी से। चलते हैं हम लोग 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन वैश्विक नागरिकता का प्रमुख माना जाता है? तो मैंने पहले भी बता दिया था कि जो वैश्विक नागरिकता का प्रमुख है वह संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। कहें तो वैश्विक नागरिकता या वैश्विक शासन दोनों एक ही होता है लगभग। तो इसका जो प्रमुख हो जाएगा वह संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 22 नंबर का प्रश्न हमारा है, वैश्विक नागरिकता का आरंभ कब से माना जाता है? ए नंबर में है 1945 से, बी नंबर में 1942 से, सी नंबर में 1991 से, डी नंबर में है 2005 से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2005 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की सभी सदस्यों ने वैश्विक नागरिकता का शुरुआत की थी, यानी उसी के दिन स्थापना हुई थी। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 23 नंबर का प्रश्न है, वैश्विक नागरिकता की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने दिया था? ए नंबर में है नेल्सन मंडेला, बी नंबर में है डोनाल्ड ट्रंप, सी नंबर में है डायोजनीज और डी नंबर में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डायोजनीज। डायोजनीज एक ग्रीक दार्शनिक था जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सर्वप्रथम वैश्विक नागरिकता की अवधारणा को दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 24 नंबर का प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम स्वयं को दुनिया का नागरिक कहा था? ए नंबर में है डायोजनीज, बी नंबर में लॉर्ड माउंटबेटन, सी नंबर में है चार्ल्स लुइस, डी नंबर में है एलिजाबेथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायोजनीज, यानी डायोजनीज ने ही सर्वप्रथम कॉस्मोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया था, जिसका मतलब होता था दुनिया का पहला नागरिक या दुनिया का नागरिक। तो इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, वैश्विक नागरिकता का अर्थ है? ए नंबर में है विश्व की नागरिक होना, बी नंबर में है किसी विशेष देश का नागरिक होना, सी में है दोनों और डी में है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व का नागरिक होना, यानी वैश्विक नागरिकता का अर्थ होता है विश्व का नागरिक होना। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विदेशी नागरिक है? ए नंबर में है राजनीतिक अधिकार प्राप्त, बी नंबर में है सैनिक, सी नंबर में है राजदूत, डी नंबर में है राज्य का सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजदूत। यानी जो राजदूत होता है वह विश्व का नागरिक होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 27 नंबर का प्रश्न है, वैश्विक नागरिकता के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? ए नंबर में है न्यायप्रियता और स्वतंत्रता, बी नंबर में है आत्मनिर्भरता और कर्तव्यनिष्ठा, सी नंबर में है विविधता और प्रतिस्पर्धा, डी नंबर में है सहिष्णुता और समझदारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहिष्णुता और समझदारी। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 28वां प्रश्न है, द फिलोसॉफी ऑफ सिटीजनशिप नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए नंबर में है F.G. गोल्ड, बी नंबर में है अल्फ्रेड जे शॉ, सी नंबर में है डॉक्टर E.M. वाइट और डी नंबर में है वार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर E.M. वाइट, यानी डॉक्टर E.M. वाइट ने ही
फिलोसॉफी ऑफ सिटीजनशिप नामक पुस्तक लिखा था। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, आदर्श नागरिक के मार्ग में प्रमुख बाधा क्या है? ए नंबर में औद्योगिकरण, बी नंबर में शहरीकरण, सी नंबर में साक्षरता, डी नंबर में निर्धनता। यानी एक अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या बाधक हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्धनता। यदि आप गरीब हैं तो आप एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर का प्रश्न हमारा है, किसी देश में विदेशी को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं? तो यदि आप किसी देश जाते हैं तो वहाँ का आप कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसी को बताना है। ठीक है, ए नंबर में है राजनीतिक अधिकार, बी नंबर में सामाजिक अधिकार, सी नंबर में धार्मिक अधिकार, डी नंबर में व्यापारिक अधिकार। तो यदि आप किसी भी देश जाते हैं तो वहाँ आप केवल अपनी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, सामाजिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक अधिकार होता है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी देश के राजनीतिक अधिकार में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक अधिकार। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा जो आत्मा का भोजन है, स्वस्थ नागरिक की प्रथम शर्त है, यह कथन किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी का। यानी महात्मा गांधी ने ही सर्वप्रथम कहा था कि शिक्षा जो आत्मा का भोजन है और यह स्वस्थ नागरिक का प्रथम शर्त है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर का प्रश्न हमारा है, वैश्विक नागरिकता के कितने प्रकार हैं? ए नंबर में हमारा 3, बी नंबर में 5, सी नंबर में है 4 और डी नंबर में है 8। तो आपको बताना है कि वैश्विक नागरिकता के कितने प्रकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यानी वैश्विक नागरिकता के 4 प्रकार हैं, राजनीतिक, नैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो इसको नोट कर लीजिए। मैं जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं 31 प्रश्न की ओर। 31 नंबर का प्रश्न है, GCED का अर्थ बताएं। यानी GCED का अर्थ क्या है? ए नंबर में है गूगल साइकिल एजुकेशन, बी नंबर में है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, सी नंबर में है दोनों और डी नंबर में है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर का प्रश्न हमारा है, वैश्विक नागरिक के मार्ग में बाधा है। यानी विश्व नागरिक बनने के लिए क्या बाधा हो सकता है? ए नंबर में है अशिक्षा व अज्ञानता, बी नंबर में है अच्छा स्वास्थ्य, सी नंबर में है संयुक्त परिवार, डी नंबर में है निर्धन मित्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशिक्षा और अज्ञानता। यदि आप शिक्षित नहीं हैं और आपको किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो आप एक अच्छे वैश्विक नागरिक नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो यह मुख्य बाधा है, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर का प्रश्न है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा GCED का लक्ष्य है। यानी वैश्विक नागरिकता शिक्षा का क्या लक्ष्य है उसी के बारे में बताना है। ए नंबर में है समकालीन विश्व चुनौतियों को समझने के लिए छात्रों की सहायता करना, बी नंबर में है छात्रों को शांतिपूर्ण समाज के संरक्षक बनने के लिए बनाना, सी में है ए और बी दोनों, डी नंबर में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी वैश्विक नागरिकता जो है वह आपको विश्व के प्रमुख चुनौतियों के बारे में समझाने का प्रयास करेगा और इसमें एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आपका मदद करेगा। यही वैश्विक नागरिकता है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर का प्रश्न है, कर्तव्य के उचित कर्म निर्धारण का नाम ही नागरिकता है, यह कथन किसका है? ए नंबर में है AKCU का, बी नंबर में है सुकरात का, सी नंबर में है प्लेटो का, डी नंबर में है डॉक्टर विलियम बॉयड का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर विलियम बॉयड का। ठीक है, यानी उन्होंने ही सर्वप्रथम कहा था कि कर्तव्य के उचित कर्म निर्धारण का नाम ही नागरिकता है। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम नागरिक है? ए नंबर में है प्रधानमंत्री, बी नंबर में है राष्ट्रपति, सी नंबर में है राज्यपाल और डी नंबर में है मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो राष्ट्रपति होता है वही भारत का प्रथम नागरिक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर का प्रश्न हमारा है, सन 1986 के संशोधन अधिनियम के अनुसार कोई भी विदेशी कितने वर्षों तक भारत में रहकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो ए नंबर में है 10 वर्ष, बी नंबर में है 12 वर्ष, सी नंबर में 5 वर्ष और डी नंबर में है 20 वर्ष। यानी कोई भी विदेशी यदि भारत आता है तो वह कितने वर्षों तक रहेगा कि वह उसको मतलब भारत की नागरिकता मिल सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए 10 वर्ष, यानी कोई भी विदेशी नागरिक यदि 10 साल से भारत में कम रहता है तो उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर का प्रश्न है, संसद में भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? ए नंबर में 1950 ईस्वी में, बी नंबर में है 1952 में, सी नंबर में 1955 में, डी नंबर में है 1960 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 ईस्वी में। इसको नोट कर लीजिए, यानी संसद में भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 में। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न हमारा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ए नंबर में है रूस, बी नंबर में इंग्लैंड, सी नंबर में कनाडा, डी नंबर में है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। यानी भारत ने इंग्लैंड से ही एकल नागरिकता की अवधारणा लिया है, यानी संविधान में जो नागरिकता का अधिकार है वह भारत ने इंग्लैंड से ही लिया है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने ग्लोबल सिटीजनशिप एडुकेशन में लगभग 2 पॉइंटों को देख लिया। तीसरा पॉइंट हमारा है मल्टी कल्चरिज्म, यानी बहुसंस्कृतिवाद। इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, बहुसंस्कृतिवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है? ए नंबर में 17वीं शताब्दी से, बी नंबर में 20वीं शताब्दी से, सी नंबर में 19वीं शताब्दी से और डी नंबर में है इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी से, यानी 1965 के लगभग में ही बहुसंस्कृतिवाद की शुरुआत हुई थी। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर का प्रश्न हमारा है, बहुसंस्कृतिवाद का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? ए नंबर में है 1980 में, बी नंबर में 1970 में, सी नंबर में 1991 में, डी नंबर में है 1965 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 में, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 1965 में कनाडा ने सांस्कृतिक भिन्नता के रूप में बहुसंस्कृतिवाद का प्रयोग किया था। ठीक है, मल्टी कल्चरिज्म का प्रयोग किया था। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न हमारा है, ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं को कब बहुसांस्कृतिक राष्ट्र घोषित किया? ए नंबर में है 1980 के दशक में, बी नंबर में 1970 के दशक में, सी नंबर में है 1990 के दशक में और डी नंबर में 1960 के दशक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक में, यानी ऑस्ट्रेलिया ने सर्वप्रथम 1970 के दशक में ही बहुसांस्कृतिक राष्ट्र की घोषणा की थी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन बहुसांस्कृतिकवाद का सही अर्थ है? तो आपको बताना है कि बहुसांस्कृतिकवाद का सही अर्थ क्या हो सकता है। ए नंबर में ऐसा समाज जहां एक से अधिक संस्कृतियां हों, ऐसा समाज जहां गरीबी ना हो, सी नंबर में है शहरी क्षेत्रों में बसे लोग और डी नंबर में इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसा समाज जहाँ एक से अधिक संस्कृतियाँ हों। तो इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 45वां प्रश्न हमारा है, बहुसंस्कृतिवाद का उद्देश्य है। ए नंबर में हमारा है आर्थिक सहायता प्रदान करना, बी नंबर में है सुरक्षा प्रदान करना, डी नंबर में है बिना किसी भेदभाव के समाज के विभिन्न जातियों की संस्कृतियों का सम्मान करना और डी नंबर में है शिक्षा प्रदान करना। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना किसी भेदभाव के समाज के विभिन्न जातियों की संस्कृतियों का सम्मान करना। यही बहुसंस्कृतिवाद का उद्देश्य है। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न हमारा है, ब्रिटेन में बहुसंस्कृतिवाद की शुरुआत कब हुई थी? ए नंबर में हमारा है 17वीं शताब्दी के दौरान, बी नंबर में है 20वीं शताब्दी के दौरान, सी नंबर में 19वीं शताब्दी के दौरान, डी नंबर में इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी के दौरान, यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में 20वीं शताब्दी के बाद से ही बहुसंस्कृतिवाद की शुरुआत हुई। इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप एडुकेशन का अगला जो हमारा पॉइंट है वह है डिवर्सिटी, यानी विविधता से संबंधित जो भी प्रश्न बनने का लायक है मैंने उसे बनाया है और वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, विविधता यानी डिवर्सिटी का अर्थ बताएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। विविधता का अर्थ है भिन्नता। यह योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंतन स्तर, विकलांगता, व्यवहार और धर्म से संबंधित होता है। तो विविधता का कहने का मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार, यानी एक समाज में किस किस प्रकार से भिन्नताएं मिलती है उसी के बारे में विविधता होती है। ठीक है, तो विविधता का अर्थ होता है भिन्नता यानी अलग अलग प्रकार। यह योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंतन स्तर, विकलांगता, व्यवहार और धर्म से संबंधित हो सकता है। तो यह हमारा था विविधता का अर्थ। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न हमारा है, जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? ए नंबर में हमारा है E.O. विल्सन को,
बी नंबर में है सुकरात को, सी नंबर में है प्लेटो को, डी नंबर में है डॉक्टर विलियम बॉयड को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई.ओ. विलियम को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 49 नंबर का प्रश्न हमारा है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए नंबर में है अब्राहम लिंकन ने, बी नंबर में है सुकरात ने, सी नंबर में है डब्ल्यू.जी. रोसेन और डी नंबर में है महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू.जी. रोसेन। यानी डब्ल्यू.जी. रोसेन ने ही 1885 ईस्वी में जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ग्लोबल सिटीजनशिप एडुकेशन का अगला पॉइंट हमारा है टॉलरेंस, यानी सहिष्णुता। यानी सहिष्णुता से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बना है मैंने उसे बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग। 50वां प्रश्न हमारा है, सहिष्णुता यानी टॉलरेंस का अर्थ बताएं। ए नंबर में है लड़ाई करने की क्षमता, बी नंबर में दर्द या कठिनाई सहने की क्षमता, सी नंबर में है दोनों और डी नंबर में है कोई नहीं। तो सहिष्णुता का जो अर्थ होता है वह होता है दर्द या कठिनाई सहने की क्षमता। यानी आप कोई भी चीज़ को कितने हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, इसे ही सहिष्णुता कहा जाता है, टॉलरेंस कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर में है 5 जून को, बी नंबर में है 22 अप्रैल को, सी नंबर में है 10 दिसंबर को और डी नंबर में है 22 नवंबर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 16 नवंबर को। 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है, सहिष्णुता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नंबर में है युद्ध करना, बी नंबर में है अहिंसा फैलाना, सी नंबर में है असहिष्णुता और भेदभाव जैसी नकारात्मक भावनाओं को खत्म करना, डी नंबर में है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा असहिष्णुता और भेदभाव जैसे नकारात्मक भावनाओं को खत्म करना, ठीक है। यही सहिष्णुता का मुख्य उद्देश्य है, इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप एडुकेशन का अगला पॉइंट हमारा है, आचार्य विनोबाज आइडियाज ऑफ जय जगत। यानी आचार्य विनोबा भावे के जय जगत से संबंधित विचारों के बारे में बताना है, यानी इसे पढ़ना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा है, निम्न में से किसने जय जगत संबंधित विचार दिया है? तो हम लोगों ने देखा था कि जय जगत संबंधित जो भी पढ़ना है वह हमें आचार्य विनोबा भावे से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विनोबा भावे। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा है, निम्न में से आचार्य विनोबा भावे ने कौन सा विचार दिया है? ए नंबर में है करो या मरो, बी नंबर में है जय जवान जय किसान, सी नंबर में है जय जगत और डी नंबर में है इनकलाब जिंदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय जगत। यानी आचार्य विनोबा भावे ने जय जगत संबंधित विचार दिया है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा है, विनोबा भावे के जय जगत संबंधित विचारों का मुख्य उद्देश्य था। यानी आचार्य विनोबा भावे ने जय जगत संबंधित विचार दिया है, उनका क्या मुख्य उद्देश्य था उसी को बताना है। ए नंबर में है वैश्विक समस्याओं का समाधान करना, बी नंबर में है गरीबी दूर भगाना, सी नंबर में आर्थिक सहायता प्रदान करना, डी नंबर में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जय जगत संबंधित विचार दिया था, उसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक समस्याओं का समाधान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको नोट कर लीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए, यह हमारा आखिरी प्रश्न था। जल्द ही और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं। तो चैनल में तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।